एल्काइन भी देखने को मिलता है। एल्केन का फॉर्मूला आपका CnH2n+2 हो जाता है, एल्कीन का CnH2n हो जाता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो इस प्रश्न में हमें देखना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कहां पे होता है? जहां CHO होता है। देखिए ये OH तो नहीं होगा, ये CHO देखिए इसमें है ना CHO, यानी ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए CHO यहाँ पर भी है और यहाँ पर ये तो COOH है, मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए आप फंसिएगा कहाँ पर, एक C नंबर पे और एक B नंबर पे, इन दोनों में कौन राइट है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कार्बन का 4 गो बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही है। तो गिनिए तो दोनों में बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई दोनों में 4 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, यानी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी द्विआबंध बनाता है। अब इसके पास कितना आबंध बचा होगा? और 2। अब देखिए एक में हाइड्रोजन है कि नहीं? अब देखिए ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड किसके साथ है? OH के साथ। OH कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लेगा, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड लेगा। क्यों लेता है OH सिंगल बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन को देता है और एक जुड़ता है कार्बन से। एक कार्बन से जुड़ता है इसीलिए इसका सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? डबल बॉन्ड। ये नहीं होगा, इसलिए ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये गलत है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ रहता है, बिल्कुल सही है। और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक छोड़ा है कार्बन के साथ जुड़ने के लिए। जब ये प्रोपेन में जुड़ेगा, ब्यूटेन में जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से क्या होता है? मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन के साथ। हेलो दोस्तों, जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से केमिस्ट्री स्पेशल JSS CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूँ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, CGL झारखंड पुलिस में पूछे गए केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस सेशन को आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। और ये आज का सेट 5 होने जा रहा है। तो सेट 5 में बहुत ही चुनिंदा केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो इस बार के CGL के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, क्या कॉपर है, क्या Ag है, कि एल्यूमिनियम है, कि आपका लोहा है, यानी आयरन है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब भाई। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा Ag। Ag का मतलब होता है चांदी। जी हाँ, चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ये करंट को बड़ी जल्दी भेज देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवागमन जो होता है ना, वो बड़ी जल्दी होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से जाता है और हमें करंट मिल जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पीतल। ठीक है, तो पीतल क्या है? ये धातु है क्या? क्या ये अधातु है? क्या ये मिश्र धातु है कि उप धातु है? सब में तो धातु ही लगा हुआ है। तो पीतल जो है ना, पीतल याद करने का टिप मैं आपको बता देता हूं। पीतल से आपको पिताजी याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है प्यारे? पिताजी। अब पी से तो पीतल हो गया, त से आपका तांबा हो जाएगा, और ज से आपका क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। यानी जो पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और तांबा और जस्ता को जब मिक्स कर दिया जाता है, बोलेगा सर तांबा और जस्ता को मिक्स कैसे करते हैं? बाबू दोनों को गर्म कर लो, गर्म कर लेंगे, पिघला लेंगे, और दोनों में शरबत नियर ढाल देंगे तो मिक्स हो जाएगा कि नहीं? तो मिक्स होने के बाद पीतल बनता है, और पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। और जब ये मिश्रण कहलाता है तो उस समय इसको मिश्र धातु कहते हैं। जब ये मिश्रण में बन जाता है, तांबा और हम लोग जस्ता को डालते हैं, एक दूसरे में मिला लेते हैं, तब इसको मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका मिश्र धातु हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है? अब देखिए एल्डिहाइड क्या होगा। तो एल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी इसको बोला जाता है क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ये कार्बन का यौगिक होता है। ठीक है, इस यौगिक में क्या आपको देखने को मिलेगा? हाइड्रोकार्बन के साथ एल्डिहाइड। तो हाइड्रोकार्बन के साथ एल्डिहाइड क्या होता है? अगर CHO आपको कहीं दिख जाए, CHO, तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगर CO दिख जाए, CO, तो इसको कीटोन कहते हैं। अगर आपको OH दिख जाए तो इसको अल्कोहल कहते हैं। और आपका अगर Cl हो या F हो या I हो या क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन हो तो इसको हैलोजन कहते हैं। ठीक है, और COOH अगर साथ में रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर अब NCERT में देखिएगा क्लास 10th वाला में, तो आपको देखने को मिलेगा ये 5 तरह का क्रियात्मक समूह। इसके अलावा आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन भी देखने को मिलता है। एल्केन का फॉर्मूला आपका CnH2n+2 हो जाता है,
एल्किन का CnH2n हो जाता है और एल्काइन का CnH2n माइनस 2 होता है। तो इस प्रश्न में हमें देखना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कहां पे होता है? जहां CHO होता है। देखिए ये OH है तो नहीं होगा, ये CHO देखिए इसमें है ना CHO, तो यानी ये हो सकता है। यहां पर देखिए CHO यहां पर भी है और यहां पर ये तो COOH है, मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए आप फंसिएगा कहां पर, एक C नंबर पे और एक B नंबर पे, इन दोनों में कौन राइट है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कार्बन का 4 गो बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही है। तो गिनिए तो दोनों में बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई दोनों में 4 4 है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, यानी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी द्विआबंध बनाता है। अब इसके पास कितना आबंध बचा होगा? और 2। अब देखिए एक में हाइड्रोजन है कि नहीं? अब देखिए ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड किसके साथ है? OH के साथ। OH कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लेगा, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड लेगा। क्यों लेता है OH सिंगल बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 गो बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन को देता है और एक जुड़ता है कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ता है, इसीलिए इसका सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? डबल बॉन्ड, ये नहीं होगा, इसीलिए ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये गलत है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ रहता है, बिल्कुल सही है। और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक छोड़ा है कार्बन के साथ जुड़ने के लिए। जब ये प्रोपेन में जुड़ेगा, ब्यूटेन में जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से क्या होता है? मिथ, ईथ, मिथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन के सदस्य होते हैं, उन्हीं के साथ ये प्रकार्यात्मक समूह जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर बराबर होता है, पिकोमीटर, नैनोमीटर नाम सुने होंगे, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 होता है और पिको होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। ये सभी याद करके चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरलतम हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन जब हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेता है तो इसका एक अलग नाम हो जाता है और इस नाम को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब कार्बन हाइड्रोजन से चिपक जाता है, और सबसे ज्यादा दोस्ती इसका अगर देखें बेस्ट फ्रेंड कार्बन का, तो हर जगह इसको ले चलता है, वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ ले रहता है, इसीलिए इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कह रहा है कि सबसे सरलतम, यानी सबसे पहले जो कार्बन आता है उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कार्बन अगर होता है तो प्यारे इसको मिथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन होता है तो इसको इथ कहते हैं, और 3 कार्बन होता है तो इसको प्रोप कहते हैं, और 4 कार्बन होता है तो इसको हम लोग ब्यूट कहते हैं, और 5 कार्बन हो तो इसे पेंट के नाम से जाना जाता है, और 6 कार्बन हो तो इसे हैक्स के नाम से जाना जाता है, और 7 कार्बन हो तो इसे हेप्ट कहते हैं, और 8 कार्बन हो तो इसे ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन होता है तो इसे नॉन कहते हैं, 10 कार्बन होता है तो इसे डेक कहते हैं, 11 कार्बन होता है तो डुडेक कहते हैं, अंडेक कहते हैं, और 12 कार्बन हो तो इसे डुडेक कहते हैं, 13 कार्बन हो तो इसे ट्राइडेक कहते हैं। ऐसे करके क्या होता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको जानना है मात्र 6 तक 8 तक में चल जाता है। ठीक है, इतना नहीं जानने से भी होगा, क्योंकि हम पढ़ाते तो हमको 20 तक लगभग याद रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है क्या आया? तब बोलेगा सर मीथेन आया। यानी मीथेन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे, वो CH4 होता है, और इथेन का होता है C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, और ब्यूटेन का C4H10 होता है। अब कैसे हम ये कर रहे हैं फटाक से, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करके रख लेना है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितना भी कार्बन लेते हैं उसका डबल कर दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। देखिए कार्बन 2 है, उसका डबल 4 होता है, 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। 3 है, इसका डबल 6 होता है, 2 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। 4 है, 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं एल्केन का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो रासायनिक अभिक्रिया 2 माध्यमों के कारण होती है। एक होता है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेना, और एक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को सीधे दे देना या तो ले लेना। ठीक है, तो 2 तरह का आबंध बनता है। एक होता है आपका
आयनिक आबंध और एक होता है आपका सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध को इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है और आयनिक आबंध को इंग्लिश में आयोनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कार्बन। कार्बन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो देखिए कार्बन आपका हो गया, ये आपका आबंध संरचना हो गया, इसमें साझेदारी होता है। और अगर हम NaCl का ले लें, Na+Cl, तो रिएक्शन में क्या होता है, Na तो हमेशा देता है और देता है तो प्लस, और Cl लेता है तो माइनस, ये होता है आयोनिक। ये सिर्फ देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं करेगा। लेकिन कार्बन जब किसी से अभिक्रिया करता है तो ये देता भी है और लेता भी है, दोनों काम करता है। एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। लेकिन ये लोग नहीं करता, ये लोग अमीर गरीब है, दे दिया तो दे दिया, ले लिया तो ले लिया। लेकिन कार्बन ऐसे नहीं चलता है, जितना आप आपको देगा उतना वो आपसे ले लेगा, जितना आप देते हैं उतना आपको लेना भी पड़ेगा। अगर इस तरह का कहीं होता है उसको साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी मतलब दोनों साइड से बराबर होता है। चलिए, तो इस प्रश्न में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ले नहीं रहा है, तो उस समय क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन का अर्थ क्या होता है, उपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका जो परिभाषा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन लेना, ये सबको शामिल करते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में। तो देखिए, ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, योग और वियोग में क्या है, वियोग मतलब दूर जाना, टूटना, और ऑक्सीजन मतलब जुड़ जाना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यानी ये सभी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। उपचयन में ये तीनों देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु यानी मेटालॉइड्स के बारे में बोला जा रहा है। तो लोहा तो हम जानते हैं भाई, ये तो धातु है, और कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है। चलिए, और नंबर अगर देखिएगा परमाणु संख्या में तो ये 26 में, ये 29 में, और निकेल कितना में होता है, ये कमेंट करके आप बता दीजिए। इसका मतलब आपका जो Sb है ये आपका उपधातु हो जाएगा। और Sb को किस नाम से जानते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का बात किया जा रहा है, रिएक्शन का बात किया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है। तो आप जानते होंगे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघटन डाला जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड। तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं आपके कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैथोड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। और ये जो फॉर्मूला CnH2n+2 ये आपका एल्केन का होता है, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है, और CnH2n आपका होता है एल्किन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी यानी चूना। चूना आपको लगाना है कहां पर, दीवारों पर, दूसरे को नहीं चूना लगाना, नहीं तो मार खा जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, हम बाजार जाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना उठा लाते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे तबे ना पुताई कर सकते हैं। तो पुताई करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जल ढालना होता है। जल ढाल दिए भाई, तो कैल्शियम तो एक को दिखेगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 है। तो इन दोनों को सटा के इसके नीचे टू देते हैं, और इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब चूना को बुझा देते हैं तो इसमें क्या होता है, चूना को जैसे पानी में ढालिएगा तो एक उष्मा छिपी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तुरंत पानी डबकने लगता है, डब डब करके। इसका मतलब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब वो चूना पानी को हम जाके दीवार पर चीट वीट दे के, फेविकॉल दे के मारते हैं तो चीटा जाता है, और दीवार जो है
एक दो दिन के बाद चमक आ जाता है उस दीवार में। वो चमक किसके वजह से आता है? वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। क्योंकि जब दीवार में पानी सूख जाता है तो सिर्फ चूना रहता है और वो चूना रिएक्शन कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अगर हम CaO को देखें और रिएक्शन करेगा अगर CO2 से, तो Ca और एक O उसके पास चल जाएगा तो क्या बन जाएगा प्यारे? CaCO3 बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करता है और BaSO4 प्लस 2NaCl बन जाता है। तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये वियोजन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं है? हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक कारक यानी रिएक्टेंट मिलकर एक चीज बना लेता है, एकल उत्पाद बना लेता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन उसका उल्टा होता है। ये क्या होता है? एक तो अभिकारक होता है और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाता है, तब उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन क्या होता है? इसमें विस्थापन दो बार होता है। जैसे देखिए ये सोडियम जो है वो चला जाता है किसके पास? क्लोरीन के पास। देखिए क्लोरीन इसके पास है ना, इसका पड़ोसी दोनों में झाका-झाकी होने लगा है। उसके बाद SO4 देखिए यहाँ पर, ये कोनो घर में अकेला रहेगा कि तुम उसके पास जाओगे तो हम इसके पास नहीं जाएंगे? तो देखिए BaSO4 आदान प्रदान हुआ ना, तुम मेरा वाला ले लो हम तुम्हारा वाला ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए दो जगह आदान प्रदान हुआ, दो जगह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तत्वों का आदान प्रदान हुआ, परमाणुओं का आदान प्रदान हुआ। तो हम इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं घटित होती है उस समय यहाँ पे जैसे BaSO4 एक अवक्षेप बनाता है, ये एक अवक्षेप बनाता है जिसका रंग होता है सफेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक ठोस अवक्षेप होता है, अवक्षेप हमेशा ठोस बनता है, प्रिसिपिटेशन जिसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय विलयन का पीएच मान। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे शायद। ये एक पीएच स्केल होता है, यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। 7 से ज्यादा अगर हो बाबू तो क्षार या क्षारक हो जाएगा, बेस या एल्कली कहते हैं। और 7 से कम होता है तो अम्ल माने क्या होता है? एसिड हो जाता है। तो क्या बोला है? 7 से कम बोला है, यानी pH इज लेस देन 7 दैट इज कॉल्ड एसिड। pH इज ग्रेटर देन 7 दैट इज क्या हो जाएगा? बेस। और pH इज इक्वल टू 7 तो इसको न्यूट्रल बोलेंगे हम लोग। चलिए तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा? अम्ल है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? क्या आयनिक यौगिक बनाता है, या हाइड्रोकार्बन बनाता है, कि हैलोजन की अम्लराज? तो आपको बता दिए जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सट के रहता है तो इसका एक विशेष नाम होता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कितनी है? 0.01% है क्या, 0.05% है क्या, कि 0.03% है, कि 0.02% है? तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का बात किया जा रहा, तो उस समय ये 0.03% होता है। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी में कुल कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तब हो जाएगा 0.05। ऐसा क्यों होता है? भूपर्पटी, जब हम भूपर्पटी का बात करते हैं प्यारे, तो उस समय उसमें 0.02% जमीन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में ये 0.03% होती है। तो कुल अगर देखें तो 0.05% हमें कार्बन देखने को मिलता है। यहाँ पे बोला गया है CO2 गैस की उपस्थिति, तो 0.03% क्योंकि गैस है यानी ये वायुमंडल में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टिक सोडा, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से क्या है NaOH? तो NaOH जिसमें OH लग जाता है प्यारे उसको हम लोग यहाँ पे अल्कोहल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अम्ल के बारे में बात हो रहा है और क्षार के बारे में, यानी ये कि क्षार हो जाएगा। क्षार और क्षारक क्या है? देखिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं,
बेस जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में यानी घुलने लगता है, तब उसको हम लोग अल्कली या क्षार कहते हैं। लेकिन सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। इसका मतलब सभी क्षार पहले क्या होंगे, क्षारक के होंगे ना, तो इसीलिए सभी क्षार को क्षारक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे Cu अकेला हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसको धोखा मिल गया, तो यहाँ पे इसको अपचयन के नाम से जाना जाता है, अपचयन बोलेंगे। और H2 के संग ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ पे उपचयन हो गया। और जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन आ जाता है, अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन, इसको बोला जाता है रिडक्शन, और उपचयन को ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्स। तो देखिए तो रेड और ऑक्स क्या बन गया प्यारे, ये बन गया रिडॉक्स, यानी इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे होता है वहां पे उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है, इसे ही हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल उदाहरण है, अभी आपको हम बताएं ये मिसप्रिंट हो गया, डबल दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी, अब देखे होंगे ये आवर्त सारणी होती है इस तरह की, जिसे मॉडर्न आवर्त सारणी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये जो आवर्त सारणी होती है, इसमें पूछा जा रहा है प्रथम वर्ग, ये प्रथम वर्ग है, जिसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, लिथियम देखने को मिलेगा, सोडियम देखने को मिलेगा। आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। वहां पे जितने भी धात्विक तत्व हैं, एक आवारा तत्व हाइड्रोजन जो धातु नहीं है, बाकी सब धातु है, तो उनको कौन सा धातु कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्षारीय धातु। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय धातु, यानी अल्कली मेटल्स के नाम से इसको जाना जाता है, प्रथम वर्ग को अल्कली मेटल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सक्रियता श्रेणी का जब हम बात करते हैं, यानी रिएक्टिविटी जो सीरीज होता है, उस समय क्या चांदी सोना ज्यादा विक्रियाशील है, ये तो सबसे कम होता है भाई। कॉपर भी कम होता है, ये भी कम होता है, लेकिन सोडियम देखिए ये अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। कैसे, सोडियम को जैसे हाथ में रखिएगा, हाथ में तो रखने सकिएगा नहीं, ये जलने लगेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, लेकिन बाकी सब जलता है क्या, नहीं। तो आप कह सकते हैं ना भाई ज्यादा अभिक्रियाशील यही है। और याद करने को ट्रिक है, आपको बता देते हैं, कालीनाथ का माली, काली, ठीक है, नाथ का माली, कालीनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है, कब होगा, कब होगा आलू अच्छा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है। सबसे पहले ज्यादा रिएक्शन कौन होता है भाई, ज्यादा रिएक्टिव पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर लोहा, फिर आपका पीबी लेड यानी हाइड्रोजन, फिर ये आपका हो जाएगा लेड यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर हो जाएगा आपका मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, फिर आपका एजी, फिर इसके बाद एयू, सोना, इस तरह से होता है। तो चलिए आपको बताना है 20 में से 20 आप कितना उठा पाए मार्क्स, जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।